गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम भारत के भूगोल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अब डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मानसून। आज हम बात करेंगे मानसून की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पायनियर जो कंसेप्ट थे, जो संकल्पनाएं थी, जिनको हम परंपरागत सिद्धांतों के नाम से जानते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करें कि परंपरागत सिद्धांत मानसून की उत्पत्ति किस प्रकार से व्याख्या करते हैं। परंपरागत सिद्धांत दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिनको हम परंपरागत सिद्धांतों के नाम से जानते हैं। एक है 1686 में हेली महोदय ने तापीय संकल्पना दी थी और उसके बाद विश्वतीय पछुआ पवन संकल्पना या ITCZ की संकल्पना फ्लोन महोदय ने दी। तो दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, एक तापीय संकल्पना का सिद्धांत जो 1686 में हेली महोदय ने दिया था और दूसरा ITCZ या विश्वतीय पछुआ पवन संकल्पना जो फ्लोन महोदय ने दी थी। इन दोनों सिद्धांतों की जो मूल बात है वो यह है कि ये दोनों सिद्धांत तापमान के अंतर को मानसून की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। यानी कि दो स्थानों के बीच तापमान में अंतर है और उस अंतर के कारण वायुदाब में अंतर होता है और इस वायुदाब में अंतर के कारण पवनें चल रही हैं जो 6 महीने उनकी दिशा कुछ होती है और 6 महीने बाद उनकी दिशा उसके विपरीत होती है। इसी से मानसूनी पवनों की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। तो कुल मिलाकर के परंपरागत सिद्धांतों का जो मेन फोकस है वो है तापमान, और तापमान के आधार पर किस प्रकार से मानसूनी पवनों की उत्पत्ति हो रही है इसको समझाने का प्रयास इस सिद्धांत में किया गया है। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानना आवश्यक है आपके लिए। पहला है विक्षेप बल। विक्षेप बल क्या होता है? विक्षेप का मतलब होता है मोड़ने वाला बल, ठीक है ना, जो अपनी दिशा से विपरीत आपको भटका दे, विक्षेप कर दे, ठीक है ना। तो विक्षेप बल होता क्या है? पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण, पृथ्वी आप सबको पता है कि अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, इसको पृथ्वी की अक्षीय गति कहा जाता है। तो पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण हवाओं की दिशा में, याद रखें, हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस परिवर्तनकारी बल को विक्षेप बल अथवा कोरियोलिस बल कहा जाता है। कोरियोलिस एक जलवायुवेता थे, एक भूगोलवेता हम कह सकते हैं, वैज्ञानिक हम कह सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले इस बल की पहचान करी जिनके नाम पर इस बल का नामकरण हुआ, जिसको हम कोरियोलिस बल कहते हैं। वास्तव में यह अक्षीय गति के कारण उत्पन्न होता है, पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण उत्पन्न होता है, जिसके कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप पड़ता है, विक्षेपित होती हैं हवाएं, अपनी मूल दिशा से विपरीत हो जाती हैं, उल्टी हो जाती हैं या इनकी दिशा में भटकाव हो जाता है, जिसके हम विक्षेप बल कहते हैं। इस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाब प्रवणता की दिशा की दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अब आप समझने की कोशिश करें इसको कि ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा, इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। इसको नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल हम कहते हैं। पवनें चल रही हैं, पवनों की दिशा, दाब प्रवणता की दिशा जो होती है वही पवनों की दिशा होती है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलती हैं। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में हम मान लें कि यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है। एजम्पशन कर रहे हैं कि यहाँ पर हाई प्रेशर होगा और यहाँ पर लो प्रेशर होगा। तो पवन की दिशा क्या होनी चाहिए? दक्षिण से उत्तर की ओर होनी चाहिए, दक्षिण से उत्तर की ओर होनी चाहिए। लेकिन विक्षेप बल के कारण जैसे ही पवनें दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर मूव करती हैं तो इनकी दिशा में परिवर्तन होता है और ये अपने दाएं ओर मुड़ती हैं, ठीक है। ऐसे ही जब उत्तरी गोलार्ध से कोई पवनें चल रही हैं, दाब प्रवणता के अनुसार जैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करेंगी तो इनकी दिशा बाईं ओर हो जाएगी। तो वास्तव में विक्षेप बल के कारण पवनों की दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है, पवनें अपनी दिशा से विमुख हो जाती हैं और उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा अपने जो मूल स्थान है, दाब प्रवणता है, उसके दाईं ओर होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होती हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके। दूसरा है स्थल भाग जलीय भाग की तुलना में जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। बहुत ही नॉर्मल सा कंसेप्ट है जो आपने 6th-7th में पढ़ा होगा कि स्थल भाग जलीय भाग की तुलना में जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, क्योंकि जलीय भाग में वाष्पीकरण अधिक होता है, जिसके कारण नीचे का जो ठंडा जल है वो लगातार ऊपर आता रहता है। तो देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। और इसकी तुलना में चूंकि स्थल भाग सघन अधिक होता है तो सघनता के कारण जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा होता है। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे कि विक्षेप बल क्या होता है और इसके कारण
पवनों की दिशा में क्या परिवर्तन होता है, और दूसरा स्थल भाग और जलीय भाग की प्रकृति में अंतर के कारण उनका गर्म और ठंडे होने का समय जो है वो भिन्न भिन्न होता है। यहां पर अब एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट आपको समझ लेना है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, अपने ही स्थान पर, जिसको अक्षीय घूर्णन कहते हैं, और दूसरा एक परिक्रमण होता है जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पूरे एक साल में पूरा पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसको हमें परिक्रमण गति कहते हैं। इस परिक्रमण गति के कारण सूर्य की स्थिति पृथ्वी के संदर्भ में लगातार परिवर्तित होती रहती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें जो हैं वो का तिरछापन या जो सीधे चमकने का जो क्षेत्र है वो चेंज होता रहता है। यहां पर हम बात करें तो ये कर्क रेखा वाला क्षेत्र है पूरा, और ये विषुवत रेखा है, ये है मकर रेखा। सूर्य यहां 0 डिग्री पर जब लंबवत होता है तो उस समय 21 मार्च का या 23 सितंबर का समय होता है। 21 मार्च या 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं। 21 मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून तक आते आते सूर्य उत्तरायण होता है। यानी कि पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की किरणों के सामने होता है, लेकिन पृथ्वी की जो उत्तरी गोलार्ध वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, जो कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है, यहां पर सूर्य की किरणें लगभग सीधी चमक रही होती हैं। इसके बाद में जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आते आते वापस आता है, दक्षिणायन होता है और विषुवत रेखा पर चमकता है। वो समय होता है 23 सितंबर। 23 सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक आते आते सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। तो उत्तर की ओर जाने को उत्तरायण कहते हैं और दक्षिण की ओर जाने को दक्षिणायन कहते हैं। जब उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है तो अधिक सूर्य तप की प्राप्ति उत्तरी गोलार्ध में होती है, और जब दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है तो अधिक सूर्य तप की प्राप्ति दक्षिणी गोलार्ध में होती है। ये क्लियर है कि सूर्य जो है वह पृथ्वी के संदर्भ में कभी उत्तरायण हो रहा है और कभी दक्षिणायन हो रहा है। उत्तरायण होगा तो क्या प्रभाव होगा, उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पर सूर्य तप की प्राप्ति अधिक होगी, और जब दक्षिणायन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य की किरणें सीधी चमकेंगी तो अधिक उष्मा की प्राप्ति, अधिक सूर्य तप की प्राप्ति जो है वह दक्षिणी गोलार्ध प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं, 3 कंसेप्ट हमने समझे। पहला कंसेप्ट हमने समझा कि एक विक्षेप बल होता है जिसको कोरियोलिस बल कहते हैं। इसके कारण पवनों की दिशा विमुख हो जाती है, उत्तरी गोलार्ध में दाब प्रवणता के दाहिनी ओर हो जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दाब प्रवणता के बाईं ओर हो जाती हैं। दूसरा, स्थल भाग जल भाग की तुलना में जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। और तीसरा, पृथ्वी की स्थिति सूर्य के संदर्भ में पूरे साल में लगातार परिवर्तित होती रहती है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सीधी लंबवत होती हैं पूरे साल भर में। इन दो क्षेत्र हैं, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरी गोलार्ध में अधिक सूर्य तप की प्राप्ति होती है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होता है, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है अर्थात सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत होती हैं, मकर रेखा पर लंबवत होती हैं, तो दक्षिणी जो क्षेत्र है उसमें ग्रीष्मकाल होता है। अब हम बात करते हैं तापीय संकल्पना का सिद्धांत क्या है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले 1886 में हेली महोदय ने किया था। हेली महोदय ने 1886 में तापीय संकल्पना का सिद्धांत दिया। बाद में बेकर और स्टाम्प महोदय ने इस सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये जो सिद्धांत है वो पूरे मानसून को समझाने के बजाय केवल एशियाई मानसून पर फोकस करता है कि एशियाई मानसून की उत्पत्ति कैसे हो रही है और इससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा है, इसके बारे में केवल बात करता है। इस सिद्धांत के अनुसार, इस संकल्पना के अनुसार जो मोटी चीज, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कही गई वो ये थी कि मानसूनी पवनों को स्थल समीर और जल समीर का वृहद रूप माना जा सकता है। यानी कि मानसूनी पवनें कुछ भी नहीं है, ये केवल स्थल समीर और जलीय समीर का ही वृहद रूप है। अब यहां पर सवाल उठता है कि स्थल समीर और जल समीर होता क्या है। वास्तव में ये दैनिक पवनें होती हैं जिनकी दिशा दिन और रात में विपरीत होती है।
यानी कि जिस दिशा में दिन में चल रहे हैं रात में उस दिशा से ठीक विपरीत स्थिति में चलेंगे। ये जो स्थल समीर और जल समीर बन रहे हैं ये वास्तव में तटवर्ती क्षेत्रों में बनते हैं। जो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र हैं वहां पर बनते हैं। आप इसको इस प्रकार से समझिए कि ये तटवर्ती क्षेत्र है, ये समुद्र वाला भाग है और ये स्थल वाला भाग है। ठीक है। अब दिन के समय में चूंकि सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सूर्य तप की प्राप्ति होती है। सूर्य तप की प्राप्ति के कारण जो स्थल भाग है वो सूर्य को ज्यादा ऑब्जॉर्व करेगा, जिसके कारण जो जल्दी गर्म होगा। याद रखें, दिन के समय में स्थल भाग जल्दी गर्म हो रहा है क्योंकि सूर्य तप की प्राप्ति हो रही है। टेम्परेचर यदि स्थल भाग का बढ़ रहा है तो यहां पर वायुदाब क्या होगा? यहां पर वायुदाब होगा, प्रेशर होगा लो, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ क्या है, दिन के समय की हम बात कर रहे हैं, डे लाइट की बात कर रहे हैं। जब सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी को मिल रहा है तो उस समय सूर्य तप की प्राप्ति के कारण स्थल भाग जल्दी गर्म हो रहा है और समुद्री भाग तुलनात्मक रूप से कम गर्म हो रहा है। जो अधिक गर्म है उसका तापमान अधिक है तो वहां पर प्रेशर क्या होगा? लो होगा। और समुद्री भाग का जो कि तुलनात्मक रूप से तापमान कम है तो यहां पर प्रेशर क्या होगा? अधिक होगा। तो दिन के समय में जो पवनों की दिशा होगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होती है, तो दिन के समय में समुद्र से स्थल की ओर पवनें चलती हैं। इसको हम कहते हैं जल समीर। रात के समय में जब पार्थिव विकिरण होता है तो पार्थिव विकिरण के कारण स्थल भाग जल्दी से ठंडा हो जाता है। पार्थिव विकिरण के कारण जो स्थल भाग है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर स्थल भाग का कम हो गया और तुलनात्मक रूप से जलीय भाग धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। तो यहां पर टेम्परेचर अधिक होगा और यहां पर टेम्परेचर अचानक से कम हो जाएगा। अब यहां स्थलीय भाग में चूंकि टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। प्रेशर हाई होगा। यहां पर टेम्परेचर चूंकि कम है, टेम्परेचर चूंकि यहां पर ज्यादा है, समुद्री जो भाग है वहां पर टेम्परेचर अधिक है, तो अधिक होने के कारण यहां पर प्रेशर क्या होगा? लो होगा और पवनों की दिशा क्या होगी? स्थल भाग से जलीय भाग की ओर पवनें चलेंगी। इसको हम कहते हैं स्थल समीर। यहां पर एक दिन में यानी कि 24 घंटे में हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो रहा है। दिन के समय में जिस दिशा में हवाएं चल रही हैं रात के समय में इसके विपरीत चल रही हैं। तो वास्तव में मानसूनी पवनें क्या हैं? मानसूनी पवनें स्थल समीर और जल समीर का ही वृहद रूप हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य के उत्तरायण के कारण ग्रीष्मकाल में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में स्थित तिब्बत के पठार तथा मैदानी क्षेत्र में निम्न दाब का क्षेत्र विकसित होता है। अब इसको समझने की कोशिश करें। ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री का अक्षांश है। सूर्य जब उत्तरायण होगा तो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री के आसपास सीधा चमकेगा। 23.5 डिग्री के आसपास यदि सूर्य की किरणें सीधी चमक रही हैं तो इसका तात्पर्य है कि ये वाला जो क्षेत्र है वो अधिक सूर्य तप की प्राप्ति कर रहा है। अधिक सूर्य तप की प्राप्ति के कारण यहाँ पर तापमान क्या होगा? अधिक होगा। अब भारत की स्थिति आप गौर करें तो 23.5 डिग्री भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है, मध्यवर्ती क्षेत्र से होकर के, और 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र से गुजरती है। तो ऐसे में भारत का जो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है यह मैदानी क्षेत्र सर्वाधिक सूर्य तप की प्राप्ति कर रहा है। तो ऐसे में तापमान इस क्षेत्र में क्या होगा? अधिक होगा। और तापमान अधिक होगा यदि इस क्षेत्र में तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर कम होगा, लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाएगा। तो भारत का जो स्थलीय भाग है, जो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है, वह लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। इसके विपरीत जो भारत के दक्षिण में समुद्र है, हिंद महासागर है, और चूंकि हिंद महासागर स्थल भाग की तुलना में देर से गर्म हो रहा है, देर से गर्म हो रहा है, इसका मतलब है स्थल भाग की तुलना में वहां पर टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो इस क्षेत्र का वायुदाब क्या होगा? हाई होगा। इस क्षेत्र का वायुदाब क्या होगा? हाई होगा। और पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही हैं। पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही हैं। इसके विपरीत हिंद महासागर तथा अरब सागरीय क्षेत्र में अपेक्षाकृत उच्च वायुदाब की स्थिति होती है। परिणाम स्वरूप पवनें हिंद महासागरीय उच्च वायुदाब से स्थलीय निम्न वायुदाब की ओर चलने लगती हैं। यहाँ पर पवनें जो हैं, ग्रीष्मकाल की बात कर रहे हैं, ग्रीष्मकाल में सूर्य उत्तरायण होता है और लगभग भारत के मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्रों से कर्क रेखा गुजर रही है। तो यहाँ पर इस मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत चमक रही हैं, तो सर्वाधिक सूर्य तप की प्राप्ति इसी जगह पर हो रही है। तो ऐसे में
जब सूर्य तप की प्राप्ति अधिक हो रही है तो तापमान भी इस क्षेत्र में अधिक होगा, और जहां तापमान अधिक होता है वहां प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या होगा, लो होगा। तो भारत का मध्यवर्ती पूरा मैदानी क्षेत्र लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है। इसके विपरीत तुलनात्मक रूप से जो जलीय क्षेत्र है वहां पर तापमान कम होगा तो प्रेशर वहां पर अधिक होगा, और पवने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही हैं, यानी कि समुद्री क्षेत्र से स्थल भाग की ओर चल रही हैं। समुद्र से चलने वाली पवनें चूंकि आर्द्र पवनें होती हैं, आर्द्रता लिए हुए होती हैं, जैसे ही स्थल भाग में पहुंचती हैं किसी पर्वत या चोटी से टकराती हैं तो टकरा करके और उस क्षेत्र में वर्षा करती हैं। इस प्रकार के मानसूनी पवनों को जो समुद्री क्षेत्र से स्थल भाग की ओर चल रही हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही हैं, इनको हम दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें वास्तव में कौन सी पवनें हैं, जो हिंद महासागरीय क्षेत्र से स्थलीय भाग की ओर चल रही हैं, स्थलीय भाग की ओर चल रही हैं, इसको हम दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें कहते हैं। यहां पर आप देखें, इसको गौर करें कि ये इक्वेटर वाला क्षेत्र है, यानी कि 0 डिग्री वाला क्षेत्र है, और ये कर्क रेखा वाला क्षेत्र है। सूर्य इस समय उत्तरायण हुआ, ग्रीष्मकाल कहाँ होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा, क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो रहा है। यह लगभग जून का महीना है, और इस जून के महीने में सूर्य यहाँ लगभग भारत के मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र से लंबवत गुजर रहा है, लंबवत चमक रहा है। सूर्य की किरणें इस क्षेत्र में सर्वाधिक हैं। तो ऐसे में ये वाला पूरा क्षेत्र लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा, और इसके विपरीत ये वाला जो समुद्र वाला क्षेत्र है, ये समुद्र वाला क्षेत्र हाई प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। क्यों? क्योंकि स्थल भाग जल्दी गर्म हो गया तो वहां पर टेम्परेचर अधिक होगा, और उसकी तुलना में समुद्री भाग देर से गर्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने में समय लग रहा है, तो तुलनात्मक रूप से दोनों का जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो बहुत अधिक बढ़ गया। तो ऐसे में यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, और यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा। जहाँ टेम्परेचर अधिक होगा वहाँ प्रेशर लो होगा, और जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर हाई होगा। तो ऐसे में पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही हैं, इन्हीं को हम दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें कहते हैं क्योंकि ये पवनें आर्द्र क्षेत्र से गुजर रही हैं, समुद्री क्षेत्र से होकर के गुजर रही हैं, तो इसलिए ये पवनें आर्द्रता लिए हुए होती हैं, और जैसे ही स्थल भाग में किसी पर्वत की चोटी से टकराती हैं तो ऊपर उठती हैं, संघनित होती हैं और वर्षा करती हैं। इन्हीं पवनों से भारत में अधिकांशतः वर्षा होती है। शीतकाल में इसके ठीक विपरीत स्थिति होती है। शीतकाल में इसकी ठीक विपरीत स्थिति होती है सूर्य के दक्षिणायन के कारण। अब शीतकाल आ गया तो शीतकाल में सूर्य क्या होगा, दक्षिण की ओर जाएगा, दक्षिणवट जो दक्षिणायन होगा सूर्य, जिसके कारण जो मैदानी क्षेत्र है, भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, वहां पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सूर्य चूंकि दक्षिणायन जा चुका है तो भारत के मैदानी क्षेत्रों में अब सूर्य की किरणें बहुत तिरछी आ रही हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर नहीं होगी, यानी कि ठंडा मौसम होगा, टेम्परेचर कम होगा, और जिस स्थान पर टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है। तो भारत का जो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र विकसित होगा, जबकि तुलनात्मक रूप से हिंद महासागर के क्षेत्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है। तो अब हवाएं जो हैं स्थल भाग से समुद्र की ओर चलने लगती हैं, स्थल भाग से समुद्र की ओर चलने लगती हैं। इन्हीं को हम उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें कहते हैं। यहाँ पर आप देखें कि ये वाला जो मैदानी क्षेत्र दक्षिणायन हो चुका है सूर्य, ये विषुवत रेखा है और 0 डिग्री की, तो दिसंबर तक आते आते सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जा चुका है। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ रही होंगी। तिरछी जो किरणें होती हैं वो बहुत ज़्यादा सूर्य तक की प्राप्ति नहीं दे पाती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर शीतकाल होगा, और शीतकाल में टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर कम होने के कारण इस मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में हाई प्रेशर बनेगा, जबकि ये जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है, ये तुलनात्मक रूप से अधिक गर्म होगा। तो यहाँ पर गर्म अधिक यानी टेम्परेचर अधिक होगा, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर लो होगा। टेम्परेचर अधिक है तो प्रेशर लो होगा। तो ऐसे में हवाएं उत्तर पूर्व से आती हैं और इस प्रकार से चलती हैं। इसी को हम कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें। यहाँ पर एक बात और गौर करने लायक है कि जैसे ही भारत का उत्तर पूर्वी मानसून शुरू होता है, यानी कि पवनें स्थल भाग से समुद्र की ओर चल रही हैं, तो ये इस प्रकार से आ रही हैं, ठीक है।
जैसे ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं तो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने पर इनकी दिशा में परिवर्तन होता है और ये बाईं ओर मुड़ जाती हैं। बाईं ओर मुड़ती हैं क्योंकि विक्षेप बल के कारण, पृथ्वी के विक्षेप बल के कारण पवनों की दिशा में विक्षेपण हो रहा है, जिसके कारण ये बाईं ओर मुड़ रही हैं। यहाँ इस क्षेत्र में आर्द्रता लेती हैं और आर्द्रता लेकर के ये वाला जो भारत का तटवर्ती क्षेत्र है, इस तटवर्ती मैदानी क्षेत्र में वर्षा करते हैं। याद करें ये तटवर्ती क्षेत्र कौन सा है, कौन सा तट है ये, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों से वर्षा होती है। क्लियर है। इस प्रकार ताप्य संकल्पना मानसून को समुद्री तथा स्थलीय समीर के रूप में स्वीकार करती है, किंतु यह संकल्पना मानसून की उत्पत्ति और उसकी प्रवृत्तियों को समझाने के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि केवल तापमान के अंतर के कारण मानसून की उत्पत्ति होती तो प्रत्येक वर्ष मानसून को सही समय पर आदर्श रूप में आना चाहिए था। क्योंकि सूर्य जो है वो पृथ्वी के संदर्भ में हमेशा उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है, तो ऐसे में क्योंकि उसकी समय अवधि निश्चित होती है तो मानसून की समय अवधि भी निश्चित होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि मानसून में बहुत ज़्यादा अनियमितता पाई जाती है। कभी मानसून बहुत जल्दी आ जाता है तो कभी मानसून बहुत देरी से आता है, कभी मानसून से अधिक वर्षा हो जाती है तो कभी कम वर्षा होती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि केवल तापमान ही एकमात्र कारण नहीं है जो मानसून की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, और भी अन्य कारण हो सकते हैं। तो चूंकि यदि केवल तापीय कारणों से मानसून की उत्पत्ति होती तो प्रत्येक वर्ष मानसून को सही समय पर आदर्श रूप में आना चाहिए था, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से मानसून में बहुत अधिक विषमता पाई जाती है। उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद आप सबका।